बाल उनके लटके हुए थे और उनके बालों से कोई खेल रहा था। यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ जमा हुए हैं और पूरे घर को घेरा बना के भौंकने लग गए। अच्छा, आप जहाँ सोते हो प्लीज़ एक छोटा सा कुरान शरीफ वहाँ से अलमारी पर रख दो। आपको पता है कि उसमें टोटल अल्लाह के 99 नाम नहीं है। स्पेसिफिकली उस रूम में मुझे फील होता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर, मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो चीज़ ऊपर बैठी हुई है, सही है, और मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मेरा बेड वो 6 फीट अबव द ग्राउंड। मेरा बेड, जो मेरा बेड है वो इतना ऊपर फ्लोट हो रहा था। वो रूम जब अनलॉक करवाया तो वो एक रिचुअल प्लेस था है। यस। कोई आयतल कुर्सी चार कुल वगैरह पढ़ के मैंने उसके कान में फूके और उसने कहा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जिन्नात की ताकत का। होटल पे जब पहुँचे, दोस्त बोल रहा था, मैं अपना फ़ोन पे बैठा हुआ था आराम से, अचानक से मुझे अपनी अम्मी की रोने की आवाज़ आई। आप कभी भी अपना जूठा प्लेट का हाथ लगाया हुआ, मुंह लगाया हुआ किसी भी जानवर को मत खिलाओ। उस दिन मुझे गुलाब की स्मेल बहुत ज़्यादा आई। तो एक औरत थी, वो लटकी हुई थी, फांसी के स्टाइल में वो लटकी हुई थी और वो एक जैसे वो लटकी और वो स्विंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? सबसे पहले बहुत अच्छे बच्चों की तरह एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाबाश, फ़ौरन से पहले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, करें सब्सक्राइब करें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है तो वहाँ पे लगे हाथ फॉलो भी कर लें, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपका और मेरा जो एक गैप है ना, वो गैप नहीं होना चाहिए। एंड एक और चीज़, वो लोग जो चाहते हैं ना कि मेरी पॉडकास्ट में आए एंड अपनी स्टोरियाँ सुनाएं, आपके साथ जो वाक़यात हुए हैं वो सुनाएं, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जो है ना, यूट्यूब और फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म को आप खोलेंगे, आपने अपनी डिटेल्स डालनी है और क्या आपके साथ वाक़या पेश आया है वो आपने पॉइंटर्स में आप मेंशन कर दें, लिख दें। मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी, बाइज़्ज़त आपको यहाँ पे बुलाएंगे और फिर वो कहानी आपकी हम सब सुनेंगे। ये बात आपको समझाना बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे टीम मेंबर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। इन्होंने फिल्में वगैरह भी बनाई हैं, कुछ जो हैं वो रिलीज़ नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई, कुछ आई एम श्योर बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। मेरे साथ हैं सैयद बासित। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अज़लान भाई, कैसे हैं? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इनको बिठाने का मकसद ये नहीं है कि यार मेरे पास गेस्ट नहीं थे और गेस्ट फिलर चाहिए था तो मैंने अपनी टीम का लड़का बिठा लिया, ऐसा नहीं है। इनकी कहानी है ना, इस पूरे पेपर पे मैंने लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने जब अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू की तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई ये पॉडकास्ट में बंदा क्यों नहीं आया अभी तक। सो आज जो है हम इनके मुंह से कहानियाँ सुनेंगी कि क्या, कैसे, क्यों ये दूसरे वर्ल्ड, दूसरी एंटिटी का हिस्सा बने, किस तरह से जो दूसरी एंटिटी जन्नात मौक्किल जो होते हैं उन्होंने इनकी लाइफ में क्या इंटरफेयर किया, किस तरह से इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इनके दोस्त और ये ख़ुद किस तरह से मुतासिर हुए। सबसे पहले शुरू करेंगे, बासित भाई एक बात बताइए, ये क्या सीन है कि ख़ानदान दर ख़ानदान जिन्नात की पूरी फैमिली आपके साथ एसोसिएट रही है? देखें अज़लान भाई, जो हमारा जो घर था ना वो यूजुअली ख़ानदान से आइसोलेटेड ज़्यादातर रहता था। हमारा ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं था। सही। जो मेरी वालदा हैं, स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो उनके साथ उनके चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें होती थी। बट हमारे जो घराना होता है उसमें उसको ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। बस जो मेरी नानी थी उसको सीरियसली लेती थी, बाकी सब बोलते थे ठीक है बच्ची का ख्याल रखो, ये रखो। तो ये मामलात एक तरीके से प्रूफ तब हुआ जब बाहर ना सहन होते थे। पहले सब सहन में सोते थे, चारपाई और इस पे। तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि शी वॉज अराउंड 9 years old। ओके। और वो सब सो रहे थे और रात के अराउंड 12-1 बज रहे थे। एंड हुआ ये कि शी वॉज स्लीपिंग एंड देन शी रियलाइज्ड कि वो चारपाई ये है और वो चारपाई से तकरीबन इतने फीट ऊपर है। शी वॉज फ्लोटिंग
ओके, सही है। अच्छा, एंड देन असल में उनके बाल बहुत खूबसूरत और अच्छे थे, तो सही। वो बाल उनके लटके हुए थे, उनके बालों से कोई खेल रहा था, मतलब बाल स्विंग हो रहे थे यूं यूं, जैसे जैसे कोई चीज़ लटकी हुई है, आप उसको हाथ मारोगे तो वो स्विंग होती है। स्विंग होती है, तो वो हो रही थी। एंड शी वोक अप, वो उठी, वो उन्होंने देखा कि वो चारपाई से कोई 5-6 फीट ऊपर है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, एंड देन जैसे ही वो चिल्लाई हैं वो बिल्कुल चारपाई पे आके गिरी हैं। देन जब नानी वगैरह उठी हैं, उनको जब बताया तो उन्होंने कहा था कि इसके बाल कटवाओ। सही है। और अक्सर ऐसी चीज़ें जो है ना फिर साथ रह जाती हैं, एंड देन उस वक्त के बाद से वो साथी हैं। तो मेरी अम्मी आज भी बताती हैं कि वो जब घर पे अकेली होती हैं तो उनको हर प्रेजेंस फील होती है आज तक, कि उनके साथ कभी वो एंटिटी गई ही नहीं। एंड यूजुअली जब उनके ऊपर कोई चीज़ अगर कभी करवा दी गई थी या कुछ हुआ था, तो वही एंटिटीज़ कभी कभार जो है एक्टिव हो जाती हैं, मैनिपुलेट हो जाती हैं। एक्टिव होती हैं तो क्या होता है? हुआ ये था कि अब ख़ानदान की ये सारी बातें होती हैं कि भाई ये हो गया तो ये करवा दिया तो वो होते हैं, तो हमारा जो हिस्ट्री है ना फैमिली की, वो इन चीज़ों में है, ओके, इसलिए हम आइसोलेटेड रहते हैं। अच्छा, ठीक है, यस, आड़ू लोग हैं थोड़े यस, से, थोड़ा सा जो है ना हमारा है। करने कराने वाले लोग हैं, इनसे हाँ, दूर रहो। तो ये है। उसके बाद हम लोग ये बात मुझे कब प्रूव हुई, जब वी शिफ्टेड टू अ सोसाइटी मेट्रोविल की तरफ। ठीक वो है। उस वक्त वहाँ पे प्लॉटिंग हुई हुई थी, और बीच बीच में घर उन्होंने बना दिए थे, और फिर साइडों में प्लॉटिंग हुई हुई थी। वहाँ पे मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वो वाली बीमारी जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपके टेस्ट भी बिल्कुल ठीक हैं, तो आप क्यों हो रहा है, आपको ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। तो अम्मी न्यू कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज शी फेल्ट कि कभी कोई गला घोट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और मुझे एक रात को प्रूफ ऐसे मिला कि मैं सो रहा था, एंड देन मुझे फील हुआ कि जो प्लॉटिंग हुई हुई थी ना, एक इस तरफ प्लॉटिंग हुई हुई, एक इस तरफ प्लॉटिंग हुई हुई, बीच में घर है, यहाँ से कुत्ते स्टार्ट हुए हैं और यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ जमा हुए हैं, और पूरे घर को घेरा बना के भौंकने लग गए। ओके, और क्यों? क्योंकि हमारी खिड़की की तरफ वो प्लॉट खुलता था, तो वो जब मैंने खिड़की से देखा तो वो लाइन से सारे कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे थे। फिर हमें दूसरी खिड़की में गए, मैं और भाई, मेरा छोटा भाई, तो वहाँ से भी जो है वो उन्होंने घेरा बना लिया। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? आई वॉज अराउंड 9 ईयर्स ओल्ड। ओके, मेरा भाई छोटा था। तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने अम्मी को जगाया, पापा को जगाया कि भाई ये बात है। तो एंड देन फिर हम लोगों ने वहाँ से वाइंड अप किया। फिर अम्मी को हम लेके गए जगहों पे। उन्होंने बोला कि भाई ये है, तो आपको ये कंटिन्यूस चीज़ें करनी पड़ेंगी, फजर के बाद आपको ये पढ़ना है, सही। ये पढ़ना है, फिर उनकी एक आदत सी बन गई। पर ये पढ़ने के बावजूद भी उनके साथ हैं, और वो कभी नहीं छोड़ती, वो छोड़ ही नहीं सकती अपना जो भी पढ़ती हैं ना, कोई भी सूरत वगैरह। वो जैसे ही छोड़ती हैं, घर का माहौल कुछ हो जाता है, अम्मी को कुछ एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। एंड यहाँ तक के व्हेन शी स्लीप पैरालिसिस अलग होता है, बट अगर आप स्लीप पैरालिसिस को रियल लाइफ में लेके आ जाएं तो उनके साथ वैसी चीज़ें होती हैं समटाइम्स व्हेन शी स्लीपिंग। और अगर वो कुछ स्किप कर देती हैं पढ़ना, नमाज या ये सारी चीज़ें, तो व्हेन शी स्लीपिंग, वो जब उठती हैं तो वो उनका डिस्क्रिप्शन ये है कि वो हमेशा बताती हैं कि हमेशा जो मैंने देखा है वही देखा है कि 4 औरतें होती हैं और वो सिर्फ यूं झांक रही होती हैं उनकी तरफ, और वो कुछ आपस में बात कर रही होती हैं, हंस रही होती हैं। और जब आप सो रहे होते हो, अगर आपको कोई यहाँ से भी आके, कोई ह्यूमन बीइंग भी आके आपको देख ले क्लोज, तो आपको खौफ आ जाता है। और यहाँ आपके चारों तरफ औरतें खड़ी हैं और सिर्फ आपको यूं झांक के देख रही हैं, और मतलब बाल सामने आए हुए, और वो आपको झांक के देख रहे हैं और हंस रहे हैं कोई बात पे। तो अम्मी यूज़ टू आँख बंद कर लेती हैं, और वो फिर वो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद इतना खौफ होता है कि फिर वो सो जाती है। मतलब इतनी वो होता है ना, जब आप बेहोश से हो जाते हैं, फिर वो सुबह उठती हैं, नॉर्मल उठती हैं, अपना पढ़ती हैं, हर चीज़ करती हैं। तो मैंने यूजुअली यही वाक़यात अम्मी से सुने हैं, अम्मी के साथ होते हुए देखे हैं। इसी चीज़ का शिकार मेरा भाई भी है। भाई के साथ ये होता है कि भाई जिस रूम में जाता है ना, वो सेंस हो जाता है उसको। यूजुअली भाई को बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं उसको, और ये मेरे साथ एसेंस है उस चीज़ का एसेंस है, बट ज़्यादा नहीं है। भाई के साथ यूजुअली ये होता है कि भाई अगर रूम में बैठा होगा, वो किसी तरफ देखने लग जाएगा थोड़ी देर के लिए, एंड देन अब तो उसको इतनी आदत हो गई है कि वो देख के अनदेखा कर देता है। उसको कोई खड़ा हुआ नज़र आ जाएगा और उसको वो बताता है कि मुझे क्लियर पिक्चर नज़र आती है,
कभी कभार मैंने उसको बोला है तुम मजाक मत किया करो, कभी उसने मुझे बिठाया, बोले भाई मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है। मैं कहा अच्छा भाई तेरे साथ क्या ही प्रॉब्लम है मुझे बता। भाई मुझे ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा आप जहाँ सोते हो प्लीज़ एक छोटा सा कुरान शरीफ वहाँ से अलमारी पर रख दो। क्यों? बस मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा सही है। ये रात को आगे 3 बजे उसने मुझे बात बोली है। क्यों? क्योंकि वो गुजर रहा था और वो पानी पीने गुजर रहा था और उसने मुझे देखा और फिर वो चला गया। मैं पता नहीं, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, कोई हुआ होगा, ऐसी कोई बात करनी को नहीं की होगी। थोड़ी देर बाद कमरे में आया, मैंने भाई ये कुरान शरीफ लें और अपने जो है ना शेल्फ़ पे रखें। मैं कहा क्यों? तो उसने फिर मुझे सारा वाक़या बताया। बोले कि मुझे हर घर में एग्जैक्टली स्पॉट्स पता होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ खड़ी हुई होती है और वो मुझे मुसलसल दिखती है वहीं रोम करती हुई, जहाँ पे वो बसती है, जहाँ पे वो छेड़ती नहीं है किसी को, बस खड़ी हुई दिख जाती है। तो मैं यूजुअली यही वो करता हूँ। मैंने कहा तो तुम्हें ये कब से है? बोले बचपन से। उन्होंने बचपन से मैं इतना आदी हो चुका हूँ कि मुझे बस अब ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह कभी कभार दिख जाते हैं। ऐसा होता है उसके साथ। तो ये फैमिली से जुड़ा है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज मेरे फादर मूवीज़ के बहुत शौकीन थे। सही। और खुसूसी तौर पे वो थे हॉरर मूवीज़ की शौकीन। अरे बाप रे बाप। और वो हॉरर मूवीज़ इस तरह हेडफोन्स पे ला के नहीं देखते थे, वो देखते थे लाउड थिएटर, होम थिएटर पे, माहौल बना के। यस। और वो ऐसी ऐसी ग्रूसम वाली मूवीज़ होती थी कि अम्मी को नहीं पसंद था, घर में किसी को नहीं पसंद था, बट वो घर में चिल्लाना और इस तरीके की आवाज़ें और ये वो, तो वो शुरू से थी। तो फिर ये चीज़ें अट्रैक्ट भी तो करती हैं। तो फिर मेरी अम्मी ने बहुत लड़ाई भी किया कि आप ये चीज़ें लाउडली नहीं चलाया करें इतनी बड़ी स्क्रीन पे और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों ऑब्वियसली इन्हीं की ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर आप इन्हीं की बेस पे मूवीज़ इतना वो करके चलाओगे तो कोई ना कोई तो एंटिटी आगे बैठेगी ना आपके बराबर में। ऐसा तो है। तो इसी तरीके से जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक ख़ानदानी चैप्टर चलता है, फिर उसके ऊपर चेरी ऑन टॉप आप मूवीज़ इस तरह की प्ले कर रहे हो, तो आप पूरा एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट दे रहे हो उनको कि आओ हमारे साथ रहो। डू यू थिंक कि इस किस्म की जो हॉरर मूवीज़ होती हैं जिनके औसाफ थोड़े कमज़ोर होते हैं वो पोजेस्ड हो सकते हैं? दे कैन उनका ब्रेक डाउन हो सकता है यूजुअली। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वही चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उनको हिट करता है। यस। तो वो एक मेंटल फैक्टर भी होता है। बट अगर किसी के साथ कोई चीज़ ऐसी है जो एक्टिव हो सकती है तो हाँ वो उससे फीड ऑफ यूजुअली कर सकती है। बहुत सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं मेंटली कि आप जो हो कि इस तरह के कंटेंट से दूर रहो, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इस पर मैटर करती है कि आप ये चीज़ें मत देखो। अब इसमें 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक मेंटल स्टेबिलिटी या आपके साथ कोई चीज़ है जो आपके माइंड पे फिर हावी आने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से जो ये कंटेंट बर्दाश्त कर सकते हैं वो देखें, शौक से देखें। लेकिन जो नहीं देख सकते उनके लिए ये एडवाइस है कि इस तरीके की मूवीज़ से दूर रहा करें, बिकॉज उसके अंदर आजकल तो हॉलीवुड और ये सारी चीज़ें इतनी रियलिज्म पे जा रही हैं कि वो रियल चीज़ें, रियल रिसाइटेशंस, रियल उस पर जो ख़ास तौर पे ये टर्किश और इंडोनेशियन जो आ रही होती है मूवीज़, उसमें जो ऑथेंटिसिटी होती है वो काफ़ी हद तक क्लोज होती है। तो इस तरीके की रिसाइटेशंस और ये बार बार लाउडली सुनना, आपको क्या पता, बहुत सारी इस तरह की यूट्यूब की कुरानिक आयात हैं जो मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड इन सेंस आप कुरान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आई नो, बट आपको क्या पता अरबी में वो क्या बोल रहा है। ट्रू। इस तरह के मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि यार मुझे एक लिंक का पता चला है, वो लिंक खोलना नहीं, वो आपको लगता है कि कोई रिसाइटेशन हो रही है बट वो अरबी में जिनों के नाम है, डीमंस के नाम है, जो वो बार बार दोहरा रहा होता है हर थोड़ी देर बाद। और अगर आप वो, अक्सर लोग रिलैक्सेशन के लिए कोई सूरत लगा के सो जाते हैं ऑटो प्ले पे। अगर खुदा ना खास्ता कोई, अच्छा नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने बोला है कि दिस इज़ नॉट द कुरान, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल सूरत, इसके बीच में इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं, ये चीज़ें बोली हैं, इसको ब्लॉक करें, इसको फ्लैग करें। तो ये चीज़ें हिडन उसमें आ जाती हैं। आप घर में प्ले तो कर दोगे लेकिन आपको क्या पता कि किस चीज़ की कॉलिंग हो रही है। जिनों के नाम हो सकते हैं, बहुत सारी डीमंस के नाम हो सकते हैं, आप उनको बार बार रिपीट पे प्ले कर रहे हो, वो आएंगे। अभी जो तुमने बात बोली ना डिजिटल वाली, कि मैं समझता हूँ कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको हम कहते हैं भाई ये इल्यूमिनाटी के हैं या वो या जो भी है, इल्यूमिनाटी वर्ड कह लें आप, जो भी आप दूसरे लोग कह लें, या जो भी शैतान को पूजने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ इंटरनेट पे उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। yes.
वाई आई टेल यू, हो सकता है कि ये जो मैं बात अभी करने लगा हूँ वो मुझे नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट अस्माउल हुस्ना आपने सुना है? यस यस अल्लाह के यस 99 नेम्स। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, आतिफ असलम ने भी अस्माउल हुस्ना यस रिसाइट की है। यस आपको पता है कि उसमें टोटल अल्लाह के 99 नाम नहीं है? सीरियसली? या अब कैसे, आप गूगल करें, मैं भी आपको बताता हूँ, लाइव बताता हूँ, आप सब देखें। तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है फिजा? ठीक है, ओके, मैं निकाल देता हूँ, मसला नहीं है, मेरा चल रहा है इंटरनेट। ये अल्लाह के नाम है। हाँ। 67th नेम क्या लिखा है? अल अहद। मैंने चैट जीपीटी से पूछा अल्लाह के 99 नाम, 67 नंबर पे क्या आ रहा है? अस्समद। ठीक है, अल अहद। अब रुक जाए, अल वाजिद, अल अहद खा गए। अब सारे लाइन से बाकी चल सारे रहे हैं। वही है। हाँ। अल अहद। अल अहद नाम अल नहीं है। अहद। किसी ने टेली भी नहीं किया उसको। ये 99 नाम है अल्लाह के, 99 नेम्स, सारे चीज़ें अकॉर्डिंगली चल रही जो आतिफ भाई ने पढ़ी हैं। अल माजिद, अल वाजिद, अल माजिद, अल वाहिद, समद, अल कादिर, ये आतिफ भाई ने पढ़ा है। बीच में एक आता है अल अहद, सो एक्चुअल है अल वाजिद, अल माजिद, अल वाहिद, अल अहद, अल समद, अल कादिर। तो ये बताने का मकसद ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आतिफ ने गलत किया है, क्या 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 नहीं किया, बट जो 99 नेम्स हैं, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आप उसमें से एक नाम खा सकते हैं? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जितनी भी मेरी ऑडियंस है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? आप गूगल पे जाएं, आप गूगल पर मत जाएं, बल्कि डोंट बिलीव ऑन द इंटरनेट, आप कुरान शरीफ खोलें या किताब लेकर आएँ, उस पर देखें अल्लाह के 99 नाम, उसमें 67th नंबर पे आता है अल अहद। और जो अस्माउल हुस्ना हम पीटीवी पे सुनते थे, और जो अस्माउल हुस्ना आतिफ असलम ने जो कोक स्टूडियो में जो उन्होंने पढ़ा है, उसमें अल अहद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। सो जो आप बोल रहे थे ना कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसी अरबी के कुछ लफ्ज़ होते हैं जो लोग समझते हैं यार को सुनने से जो है नींद बेहतर हाँ, होती है, आप आयत सुन रहे हो, पर ही। नाउजुबिल्लाह उसमें जो है ना आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट भी जो है ना मुनासिब नहीं, इट्स बेटर कि आप कुरान शरीफ लेकर आएँ। मेरे घर में पेन वाला कुरान शरीफ है, अगर मैं कहीं फंसता भी हूँ तो वो पेन रख के जो है ना वो रिसाइट मेरे लिए कर देता है, वो ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतर है इंस्टेड ऑफ द इंटरनेट। एनीवे, फिर क्या हुआ? फिर जो फैमिली का मैंने बताया कि वो एक प्रोसेस हमारा चलता रहा, वो कभी कुछ वाक़या पता चलता है, कभी कुछ अम्मी की तरफ से। लेकिन जो मैं एसेंस की बात कर रहा था कि जो मेरे ऊपर जो एक स्प्रिंकल हुआ ये इन सारी चीज़ों का एसेंस, वो ऐसे हुआ कि नीपा की साइड पे हम लोग पहले रहते थे। नीपा के ब्रिज के बराबर में वो जो एक मशहूर सा होटल है, पता नहीं, जहाँ पे वो एक गन वाला वाक़या भी हुआ था कि वो जो बैठा हुआ था पठान, उसने गन निकाल ली थी और वो भाग गए थे। तो नहीं, कौन सा होटल है मशहूर, वहीं पे ही हम लोग रहते थे, उसी के ऊपर। तो हुआ ये कि अच्छा, मेरे जो फादर हैं, दे ही बिलीव्स के मुझे आर्मी में भी डालना चाह रहे थे एंड ऑल दैट। तो वो शुरू से मेरे साथ उस तरीके का ही ट्रीटमेंट रखते थे कि भाई तुमने सख्त होना है और तुमने जो है बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी वेरी यंग। तो होता ये था कि मेरा एक सेपरेट रूम बहुत शुरू से ही था, बहुत शुरू से सेपरेट रूम था। आप सेपरेट रहोगे, हर चीज़ रहोगे, और पूरे घर की लाइटें ऑफ होंगी। एंड मेरा जो कमरा था, एक सिंगल बेड डला हुआ था, पूरा रूम तकरीबन एम्प्टी होता था। जस्ट एक टेबल होती थी, एक कॉर्नर पे एक बेड, एंड एक नाइट लाइट के तौर पे पीला सा बल्ब।
और जब मैं बाहर देखता था रूम के अपने कॉर्नर वाले बेड से, तो डोर का जो जहाँ डोर है उसके बाहर मुझे कुछ नहीं दिखता था, बिल्कुल डेप्थ, अंधेरा बिल्कुल। बस एक रेड कलर की लाइट नज़र आती थी, रेड लाइट नज़र आती थी, क्योंकि वो सामने बिल्कुल दूर एक फ्रिज था, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर की जो लाइट होती है ना रेड कलर की, वो बस जल रही होती थी। मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है, अंधेरे से, और मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, दोनों चीज़ें शुरू से। क्यों हूँ ये अभी पता चलेगा। वो इसी वजह से कि उस घर में, उस रूम में, स्पेसिफिकली उस रूम में मुझे फील होता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। एंड दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। मेरे साथ ये आज भी होता है कि अगर किसी चीज़ की प्रेजेंस होती है ना, तो मेरी बॉडी रिएक्ट करती है उस पर, मुझे स्वेटिंग होने लगती है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। दिस इज़ नॉट एन एंग्जाइटी अटैक। मैं अगर किसी जगहों पे भी जाता हूँ ना जहाँ पे मुझे माइल्डली थोड़ा सा वो होता है कि हाँ इधर हो सकता है पॉसिबली, तो एक वेव की तरह मुझे फील होती है, तो मुझे स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट तेज़ होती है, मैं थोड़ा सा मेरे सेंसेस थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि बंद होने से लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है। तो ये शुरू से है मेरे साथ। तो मैं जब भी उस कमरे में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था मेरे साथ ये होता था। और जब मैं लेटा हुआ होता था, ना फ़ोन्स थे, ना कोई ऐसा टेक था कि जो बंदा आजकल तो जिन्नात भी बोलते हैं कि भाई हमें थोड़ा ध्यान दे दो, है ना। अब तो बिल्कुल ही अटेंशन स्पैन हमारे यहीं है, तो वैसे अटेंशन स्पैन होता था। अब मैं सोने की कोशिश करूं तो आई यूज टू सी सम वाइट कलर का थोड़ा सा फ्लोट एवरीवेयर। मैंने बहुत दफ़ा दरवाज़ा खटखटा के, वो एसी वाला रूम होता था, जाता था बड़ी मुश्किल से, दरवाज़ा खटखटाता था कि आए, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ गुजरता हुआ दिख रहा होता है। फिर वो पापा आते थे, वो देखते थे कहाँ दिख रहा है। मैंने कहा लाइट ऑफ करें, वही वाला माहौल क्रिएट करें, अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ होगा। कुछ नहीं होता था। बोलते थे तुम ये कर रहे हो, तुम अजीब, और ये वो ऐसे बहानेबाजी है, तुम्हें जो है ना अभी भी वहीं पे सोना है, ये करना है, वो करना है, नहीं तुम यहीं सोओगे। मैंने ठीक है, सही है। मैं वो यकीन नहीं करते थे, इतना रोता था मैं, इतना रोता था कि है मुझे दिखता है, मैं बच्चों की उससे नहीं बोल रहा, मुझे वाकई दिखता है। नहीं, ठीक है। एक दिन जो है मैं बिल्कुल मैंने कहा था कि मैं सोऊंगा ना, तो मेरे जो कॉर्नर वाला बेड था उसी के ऊपर एक खिड़की थी छोटी सी, और उसके सामने मस्जिद होती थी, ठीक है। तो जस्ट टू फील सेफ मैं क्या करता था कि ऐसे ना खिड़की की तरफ थोड़ा सा उस तरफ करवट लेके अपना तकिया अपने सर पे रख के, और मैं रात भर खिड़की की तरफ देखता रहता था, मस्जिद का जो आगे वाला सायरन था ना उसकी तरफ देखता कि कब अजान होगी और कब मुझे नींद आएगी और मैं कब मैं सोऊंगा। और मैं रोज़ ऐसे सोता था। सही। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत थका हुआ था, हम लोग कहीं से आए थे, और मैं बस कमरे में जाते ही ना बिल्कुल स्ट्रेट होके सो गया। और उससे पहले मैं अंधेरे को देखते 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 सो गया। और मैं सोया हूँ तो वो आखिरी जो चीज़ थी वो रेड कलर की लाइट थी जो मैंने बताई आपको। जब मैं सो रहा था तो मेरी अचानक से आँख खुली, आई वॉज स्वेटिंग, मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई हुई थी और मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। और मैं इसी पोजीशन पे उठाऊँ, मैंने हैवी ब्रीदिंग हुई है, मैं वापस लेटा हूँ और उसमें लाइट को देखता रहा। अब जो वो लाइट थी रेड कलर की, मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है, गार्गोयल टाइप कोई चीज़ है, उसके पंख हैं बड़े बड़े, और वो ऐसे बैठा हुआ है। मुझे ऐसा बाकायदा, अंधेरे में कभी सिलुएट नहीं नज़र आता किसी चीज़, बट वो अंधेरा अंधेरे से भी डार्क था। सही। मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि एक होता है ब्लैक, एक होता है प्योर ब्लैक, समथिंग पिच ब्लैक बिल्कुल। तो वो मुझे फील हुआ वहाँ पे, और आई इंस्टेंटली, पता नहीं कैसे, द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर, मैं उस लाइट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर, मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो चीज़ ऊपर बैठी हुई है, सही है, और मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सही है। उसने मुझसे बोला, मुझे अच्छे तरीके से, मुझे उसकी वॉइस तक याद है। उसने बोला कि ये जगह छोड़ दे, ठीक है। तो एज अ चाइल्ड, एक पता नहीं कहाँ से हिम्मत थी, कुछ था, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। द नेक्स्ट थिंग हुआ ये कि मेरी जैसे आँख नहीं खुलती है, आपकी दोबारा आँख खुली है, मेरा बेड वो 6 फीट अबव द ग्राउंड, मेरा बेड, जो मेरा बेड है वो इतना ऊपर फ्लोट हो रहा था। मैं जैसे ही उठाऊँ, मुझे फील हुआ है कि मैं थोड़ा छत से करीब हूँ, मैं थोड़ा छत से करीब हूँ,
और जैसे ही मैं उठा हूँ विदिन 2 सेकंड्स मेरा बेड धड़ करके ज़मीन पे गिरा। पूरा मैं और तुम कॉन्शियस थे? मैं बिल्कुल कॉन्शियस था। मैं उसके बाद फौरन उठ के भागा हूँ दूसरे कमरे में। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये खोलें दरवाज़ा खोलें दरवाज़ा खोलें। अम्मी अबू नींद से, भाई छोटा था तो बहुत बेबी था तो साथ में सोता था, तो बाहर आए, क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं सोना इस कमरे में, मुझे नहीं खोना। मैंने कहा आप लाउंज की लाइट खोलें, स्टेबलाइज़र को हटाएं यहाँ से। मुझे वो लाल लाइट एक ट्रॉमा है मेरे लिए। मैं वो जो इमेजरी है ना वो ये है कि आप बेड पे लेटे हो, बिल्कुल सामने आपको एक छोटी सी रेड लाइट बस ब्लिंक कर रही है, आप उसको ध्यान देते देते सो गया। अब वो स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट मैं बेड गिरते ही क्यों गया, ये मेरे लिए एक है कि मैं कॉन्शियस था। ऐसा होता कि बेड गिरता तो मैं होता। और मेरे साथ उस वक्त ये भी हुआ कि जैसे ही मैं उठा ना तो मुझे एक हिचकी सी आई, एक जैसे कोई उल्टी सी नहीं आती है, तो कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ से कोई हैवी चीज़ है जो यूँ निकली है और फिर मेरी सांस बहाल हुई है। तो एक ऐसा ये मेरे साथ हुआ था। तो उसके बाद से जो है फिर वो उन्होंने कहा कि लाइट्स वगैरह घर की ऑन करके ही मैं हमेशा सोता था यार। बहुत काफ़ी टाइम तक मैं रूम की लाइट नहीं बंद करता था, सिर्फ इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से। वरना मैं सारा वक्त इस तरह तकिया पीछे दबा के और सिर्फ खिड़की की तरफ, जब तक फजर की रोशनी नहीं हो जाती थी तब तक मैं इतना नींद में हो जाता था, फिर मैं सो जाता। तो ये कहानी तुम्हारी चली जैसे तुम्हारी अम्मी के बचपन से ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे आती रही, साथ चलते रहे। तुम्हारी अम्मी को आज भी जो है वो चीज़ें विजिबली नज़र आती है। तुम कुछ अरसे के लिए मुल्तान शिफ्ट हुए थे? यस, हाँ। वहाँ क्या हुआ था? मुल्तान में मेरे पापा की जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो अक्सर ऐसे थी कि उन्हें शिफ्ट होना पड़ता था, हमें रीएलोकेट करना पड़ता था हर जगह। ठीक है। तो उनको ट्रांसफ़र हुआ मुल्तान एंड इट वाज अराउंड 2-3 मंथ्स। था तो उनके लिए परमानेंट, बट 2-3 मंथ्स क्यों हुआ उसकी वजह ये है कि मुल्तान में यूजुअली जो घर बने हुए वो थोड़े हवेली की तरह बने हुए हैं। सही। जिस एरिया में हमें मिला था शायद वो एरिया ऐसा था, लेकिन वो एक हवेली की तरह करता। कौन सा एरिया था मुझे याद नहीं है, बट जकरिया कॉलेज एक है तो वो उसके पास था। मुझे ज़्यादा एरिया की मेमोरी नहीं है बिकॉज ना ज़्यादा निकलते थे, मैं बच्चा था, मुझे इजाज़त नहीं थी ज़्यादा। बट मुझे याद है कि मेरा जो कॉलेज था जकरिया कॉलेज, वो जहाँ पे मैंने नया एडमिशन लिया था वो करीब था, तो उसी के अराउंड एरिया है। वहाँ पे एक हवेली थी, हवेली टाइप बहुत बड़ा घर था वो। बीच में सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर रूम्स बने हुए हैं 3, फिर उस तरफ रूम्स बने हुए हैं, नीचे 2 रूम्स बने हुए हैं, इधर रूम्स बने हुए हैं। बहुत बड़ा घर था, मतलब आप 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए नेविगेशन बहुत मुश्किल है वहाँ पे, मतलब ऐसे कौन रहेगा। पापा का ये था कि उन्हें ऑफिस टूर्स के लिए दूर ही रहना पड़ रहा था, तो सिर्फ मैं था, मेरा छोटा सा भाई था और मेरी अम्मी थी। तो मेरी अम्मी को तो फील हो गया था कि वहाँ पे है, बिकॉज वहाँ पे कुछ रातों के बाद जब पापा चले गए थे तो कुछ रातों के बाद सिर्फ उस घर के अराउंड बहुत तेज़ हवा चलती थी, बहुत तेज़ हवा चलती थी। वो हवा जिसकी आवाज़ कमरों तक आया। यस, तेज़ हवा चलती थी। और मौसम अगर आप देखें तो ना बारिश होती थी ना कुछ होता था, बस एक आंधी सी हवा जो है आती थी जिससे हमारा पूरा गेट हिलता था, पूरी खिड़कियाँ हिलती थी। नेबर्स थे नहीं वहाँ पे, प्लॉटिंग, वहाँ पर भी प्लॉटिंग वाला सिस्टम था, तो वो एक अकेला था। अब हवा कहाँ से आ रही है? रोज़ ऐसा फॉरकास्ट के रोज़ आपकी हवाएं चल रही हैं। गेट हिलता था और खिड़कियाँ, आवाज़ें, और ख़ुसूसी तौर पे ऊपर वाले कमरों से आवाज़ें आती थी। ऊपर वाले 2 रूम्स थे जो लॉक थे, जो मालिक मकान ने मना किया था कि वो आप खोलिएगा ही नहीं, जाइएगा ही नहीं, सामान भी नहीं रखिएगा। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है एक घर का कि एक रूम लॉक है। ये बहुत बुरा होता है कि आप जाओ ही नहीं उस रूम में, और उसी रूम में ही 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। बहरहाल पता ये चला जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लग गई, बहुत ज़्यादा हवाएं, और अम्मी को खौफ आने लग गया, और क्योंकि अम्मी को तो ऑलरेडी ये चीज़ें वो है होती थी, हाँ, ये चीज़ से एसोसिएट तो जब बहुत ज़्यादा भारी हो गई सिचुएशन, देन वो रूम जब अनलॉक करवाया तो वो एक रिचुअल प्लेस था है। यस, वो एक रिचुअल की जगह थी। उस रूम को इसलिए लॉक किया गया था, वो जब हमें पता चला और वो जब उसका एक ग्लिम्स देखा था, अम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया था बट मैंने ग्लिम्स देखा था, वो गंदा रूम था। उसके अंदर पंख बिछे हुए थे, बहुत सारे फेदर्स, बहुत सारे पंख बिछे हुए थे वहाँ पे। और वहाँ वो फिर जो कारी साहब थे, आई थिंक कारी साहब थे साथ में, मेरे ख्याल से वो थे, उन्होंने कहा था कि ये
उन्होंने कोई वर्ड इस्तेमाल किया था कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये आपको खोलना भी नहीं चाहिए। फिर हम रीलोकेट हो गए थे वापस कराची। हम लोग फिर नहीं रहे ऐसी जगहों पे। एक तो ऑलरेडी पराई जगह थी, वहाँ पे ना कोई हेल्प करने के लिए, ना कोई दोस्त है बाप, कुछ भी नहीं। तो फिर हम वापस लोकेट होते हैं। वो पूरा रूम अब क्योंकि मैंने इतनी इमेजरी देख ली है फिल्म्स और इन चीज़ों में, तो अब मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ कि वो एक रिचुअल वाली जगह थी। वहाँ पे हड्डियाँ, फेदर्स और ये सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी एक घर के रूम में। किसका घर था वो, मतलब वो मतलब रेंट पे था, वो था कोई ओनर थे बूढ़े से, उन्होंने कहा था कि बस ये है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफिस वालों ने जो रीएलोकेशन करवाई थी, वो शायद उन्होंने देखा होगा कि यार ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो मिल रही है, वो कंपनी रेंट पे करती है एंड ऑल दैट। तो वो उन्होंने देखा होगा कि यार इतने अच्छे स्टेटस का एक घर मिल रहा है, चलो खैर है, मसला नहीं है। कॉलेज में क्या हुआ था? कॉलेज हम इस्लामाबाद में भी रहे, वही मैंने कहा हम रीएलोकेट करते रहते थे। तो जो यूजुअली मेरे जो मेन टीन एज वाली ईयर्स हैं वो इस्लामाबाद में गुजरे हैं। तो मैं कॉलेज में था, वन डे ये हुआ, मेरे पेपर्स चल रहे थे, मिड के पेपर्स चल रहे थे, हम पेपर से फ्री हुए। इस्लामाबाद का G10-4 का कॉलेज है, ठीक है, और G10 सेक्टर का G10-4 का मेन मॉडल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैट्रिक इंटर तक होता है। तो वहाँ पे जो है वो बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, उनकी अपनी बसेज़ होती हैं, वो सब पिक एंड ड्रॉप उनका होता है। तो स्टूडेंट्स आते हैं और बसेस का वेट करते हैं, बसेस बाहर आती हैं, सब जाते हैं। और उस दिन बसेस नहीं निकली, तो हम लोग खड़े हुए थे, हमने कहा कि यार बस क्यों नहीं आई है, बाहर चल के देखते हैं बस क्यों नहीं आई। हम गए तो देखा कि हमारे बस के अड्डे के बिल्कुल बराबर में बहुत रश हो रहा है। तो मैंने और मेरे दोस्त से बोला कि चलो देखते हैं क्या हुआ, कोई फड्डा हो गया होगा, कोई लड़ाई हो गई होगी, चलो देखते हैं कुछ हुआ होगा, क्योंकि कॉलेज है, खून गर्म होता है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो गए, तो हमारे कॉलेज के बिल्कुल बराबर में ढलान है, इस तरह ढलान है, और आपको पता है इस्लामाबाद में दरख्त, फॉरेस्ट, मिनी फॉरेस्ट बने हुए होते हैं। तो बिल्कुल उसके यूं ढलान है, और ढलान के बाद लाइन से वो पाइन वाले दरख्त नहीं होते लंबे लंबे, वो शुरू हो गए थे। तो सब ढलान के ऊपर खड़े हुए थे। ढलान से नीचे जो है ना, सामने एक बच्चा था कॉलेज का यूनिफॉर्म में, वो सिर्फ टहल रहा था, बैक एंड फोर्थ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर टहल रहा है। अब वो वॉक कंटिन्यू कर रहा है काफ़ी, 5 मिनट हो गए हम लोग खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कोई जा क्यों नहीं रहा है, और इस बच्चे के लिए क्यों वेट कर रहे हो आप पूरा वो। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई वो ये पता नहीं क्या हो गया, इसके दोस्त वोस्त आए, बोल रहे हैं पता नहीं क्या हुआ। वो चौकीदार भी कंफ्यूज कि क्या भाई जल्दी करो हमें जाना है। तो उसी वक्त शायद सब जमा हुए थे जब हम लोग बाहर आए थे, काफ़ी देर से नहीं खड़े हुए होंगे, 5 मिनट हुए होंगे। तो हम कुछ लड़के नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतरा, हम लोग नीचे उतरे क्योंकि मैं उस बच्चे को जानता था, हमारे साथ कैंटीन में कभी मिल जाता था, तो मैं उसको जानता था। मैं नीचे गया तो साथ में 1-2 दोस्त गए मेरे, मैं नीचे गया हूँ तो वो टहल रहा है अजीब वियर्ड तरीके से, मतलब वो स्ट्रेट हो गया ना, बस वो टहल रहा है, कोई उसका एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके काफ़ी करीब गया तो इतना डिस्टेंस होगा, वो टहल रहा है। देन थोड़ा मैंने नोटिस ये किया कि उसके जो जब आप रो रहे होते हो ना, तो आपकी ये चीज़ कपकपाती है, सही। तो उसकी ये चीज़ कपकपा रही थी, रोने वाली वो नहीं हो रही थी, बस ये कपकपा रही थी, और आंखें खुली हुई थी, और बस पानी बह रहा था, और कुछ नहीं। आंखें खुली हुई थी उसकी मुसलसल, काफ़ी देर से खुली हुई थी, मैंने ब्लिंक नहीं कर रहा था वो, बिल्कुल उसकी आंख पानी बह रहा था बार बार, और वो कुछ मम्बल कर रहा था, दिल में कुछ बोल रहा था, मुंह में कुछ बोल रहा था। मैंने कहा वो अच्छा, एक दोस्त ने उसको रोका, वो चौकीदार भी आ गया साथ में, चौकीदार ने रोका, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। वो रिप्लाई नहीं कर रहा, अपने में कुछ बोले जा रहे, जैसे गुस्से में नहीं कुछ बोल रहे होते हैं वो। तो उसको जब चौकीदार ने पकड़ा ना, तो उसने वे एक जानवर जैसी ना करके ना आवाज़ निकाली कि ये छोड़ दो, सही है, मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज रिएक्शन था उसका, बट उसकी लैंग्वेज वो वाली नहीं थी। उसने कुछ बोला, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, बट मैंने जब उसका देखा, मैंने कहा इधर इसको कोई मेंटल कुछ हुआ है। मैंने कहा भाई देख, अगर तुझे कोई मेंटल कुछ हुआ है तुम बता दे, और ये वो। तो उसने कहा कि मेरा बाप यहाँ का राजा है। उसने बोला मेरा बाप यहाँ का राजा है, बस मैंने ये सुना, फिर मैं थोड़ा पीछे हुआ तो इसके दोस्त खड़े हुए थे। मैंने कहा इसको हुआ क्या? कह रहे थे हम कबड्डी खेल रहे थे, और कबड्डी खेलते खेलते ये इसने हमें पकड़ा है, फिर ये इधर जाके गिरा है। मैंने कहा कहाँ जाके गिरा है? बोल रहे इधर जाके गिरा है। मैंने कहा अच्छा, दरख्त के एन नीचे जाके गिरा है, और जब से उठा है वो ये हरकतें कर रहा है। ये तो हमें भी
इतनी नॉलेज है कि दरख्तों के नीचे और ऐसी जगहों पे जो है नहीं खेल कूद करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इंस्टेंटली बचपन से चीज़ें देखी थी, सुनी थी इन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ तुम्हारी चैनल हुई है क्या? तो मुझे इंस्टेंटली हिट हो गया कि हाँ ये। और उसने बोला मेरा बाप यहाँ का राजा है, क्योंकि इनके वो होते हैं कबीले होते हैं और इनकी भी एक होती है। तो उसने ये बात बोली और अब वो नहीं हारा किसी के हाथ में। तो चौकीदार ने इसको पकड़ लिया। अब मैंने पता नहीं क्यों आउट ऑफ यू नो इमेच्योरिटी मैंने कोई आयतल कुर्सी चार कुल वगैरह पढ़ के मैंने उसके कान में फूके। उसने मुझे गिरबान से पकड़ा है और उसने कहा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जिन्नात की ताकत का। और उस इतने से बच्चे ने मुझे कोई 7 फीट पीछे फेंका है, इतनी ज़ोर से। अगर मेरी हाइट ऐसी है, अगर लेट सपोज अगर उस वक्त 5'8" थी तो वो बच्चा 5'2" का था, वो छोटा था मुझसे, वो कम क्लास का था, चौथी पाँचवीं का था वो, मैं मैट्रिक में था। तो उसने मुझे 7 फीट पीछे फेंका इतनी फोर्स से कि मैंने वो फोर्स, आप बच्चा नहीं फेंक सकता आपको, कमज़ोर सा बच्चा। और फिर उसकी फोर्स का और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ जब उसको कोई 8-10 लोग पकड़ के लेके गए बांध के बस में, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि तुमने गलत किया, ये मेरी बाप की जगह है, ये मेरे बाप का राज है, यहाँ पे इस जगह पे कोई नहीं आ सकता। किसी का बेटा था या कुछ था। तो बोल रहे कि इस पूरे जंगल नाम ले रहा था, जंगल पे मेरे बाप का राज है ये वो, और वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। बस में डाला तो बस का शीशा तोड़ दिया हाथ से। फिर वो बस में लेके गए। फिर वो बच्चा कभी कॉलेज में नज़र नहीं आया। वल्लाह आलम उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चा नज़र नहीं आया। 1 महीने बाद हम पेपर्स वगैरह के बाद पूछा भी कि यार वो बच्चा किधर है, लड़का कहाँ है, नहीं आया। ये हुआ था। तो अब वो दोस्त कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता वो बच्चा नहीं, कहाँ गया? बिल्कुल हमने पूछा भी था तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चला वो कहाँ है। कभी बोल रहे हैं कि हाँ उसके पेरेंट्स एक दफ़ा देखे थे, मेरे ख्याल से हो सकता है कि फिर वो शायद कोई इलाज वगैरह का होगा सीन, तो बस वो कह रहे थे कि पेरेंट्स आए थे, बस उसके बाद से नहीं आया। तुम्हारा एक और कोई दोस्त है, उसका कोई इसी तरह का कोई वाक़या है? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली गई थी फॉर अ ट्रिप। वो कराची का दोस्त है? यस, कराची। ओके। तो अभी स्टिल ही इज़ माई फ्रेंड। उसने मुझे बताया था, हम लोग इसी बारे में जब फार्म हाउस पे बैठ के बातें करते हैं ना, तो उसने मुझे पूरा वाक़या सुनाया। तो उसने बताया कि उसकी फैमिली बलूचिस्तान की तरफ कहीं ट्रिप पे गई थी, कोई पहाड़ी कोई जगह थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। तो उसकी फैमिली वहाँ पे गई थी, उसकी अम्मी, उसकी खाला एंड ऑल, कज़न्स, ये सब गए थे। तो हुआ ये वहाँ पे कि उनके बीच ट्रिप पे ना कोई झगड़ा हो गया फैमिली का। वो खाला और अम्मी की थोड़ी मुँह मारी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो चलता रहता है। वो ट्रिप उसके बगैर अधूरा होता है फैमिली का। तो वो गए तो रेस्टोरेंट पे भी मुँह मारी हुई, खाना वाना मंगवा लिया था इन्होंने, कढ़ाई हांडी एंड ऑल ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो झगड़ा क्योंकि बढ़ रहा था, उन्होंने कहा फिर मूड नहीं है अभी, चलो वापस होटल चलो, और क्या करें अब। बस वो गाड़ी में जा रहे थे, तो होटल पे जब पहुँचे, दोस्त बोल रहा था मैं अपना फ़ोन पे बैठा हुआ था आराम से, अचानक से मुझे अपनी अम्मी की रोने की आवाज़ आई। मैं रूम में वापस गया पूछने के लिए कि भाई ख़त्म करो ये। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और खाला उनकी परेशान थी कि ये क्या हुआ। तो जब खाले से पूछा तो खाला मुझे नहीं पता, ये बैठे बैठे अचानक से रोने लग गई। तो पहले तो खामोशी से बैठी हुई थी, हम बात नहीं कर रहे थे, अचानक से ये रोने लगा। अब ऐसा रोना कि किसी ने मतलब बहुत ज़ोर से कोई टॉर्चरस वाला जो एक पेन के साथ रोना नहीं होता, वो रोना शुरू है। वो रोए जा रही हैं। अचानक से वो उठी हैं और वॉशरूम गई हैं, मुंह धोने लग गई, रोए जा रही हैं, रोना रुक नहीं रहा उनका। थोड़ी देर बाद उन्होंने पलट के पश्तो या किसी और लैंग्वेज में कोई बात बोली मेरे दोस्त को। अब वो बोल रहा है मेरी अम्मी को कहाँ से ये वाली ज़बान, ये कौन सी ज़बान है, कोई ज़बान थी। अब उसकी नज़र में वो ऐसा लग रहा था कि कोई पख्तून लैंग्वेज है, कोई उस तरीके की लैंग्वेज है। सही। तो वो बोल रहे कि ये क्या हुआ। फिर अचानक से उनकी किसी और लैंग्वेज में बात वो बोल रही हैं, और वो बोल रहे कि उनकी आवाज़ ऐसी अजीब सी बेस और अजीब सी भारी सी आवाज़ हो गई। उन्हें फिर वो बेड पे जाके बैठी हैं, रोते पीटते उस बेहोश हो गई। बेहोश वो जैसे ही हुई हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हुई है। मेरा कज़न है, बोल रहा है मेरा कज़न है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। फ्लक्चुएशन के बाद
मेरा कज़न अपनी जगह से उठाए और उसने दीवार पे अपना सर मारा है। हाँ, उसने अपना सर फाड़ दिया, इतना ज़ोर से उसने मारा कि उसके यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया। अब मामला इतना बढ़ चुका था कि उनको जगाया। अच्छा, वो जब उसका वो हुआ तो फिर वो अपने वापस बैक टू नॉर्मल आया कज़न। उससे क्या ठीक हो, बोल रहे हाँ ये क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि वो खून निकल रहा है और ये वो पट्टी वट्टी। तो वहाँ पे वो एक पैनिक वाला माहौल हुआ। क्या वालदा को भी होश आया तो वो उठते ही बोला कि यहाँ से निकलो। वो क्योंकि शोर बहुत हो रहा था, चीखम चिल्ली हो रही थी, तो वहाँ पे वो होटल की मैनेजमेंट आ गई कि आप लोग शोर बहुत मचा रहे हो, ये क्या हो रहा है बराबर में। और आप लोगों ने वो बोल रहे कि ये यहाँ पे कुछ है, ये बोले आप तमाशा मत क्रिएट करें, आप एक काम करें, आप चेकआउट करें। उन्होंने कहा हमारा वो नहीं है। उन्होंने कहा आप अपना ये देखें, आपका मैटर है, जाएँ आप लोग। वो लोग गाड़ी में बैठे हैं, रात के 12-1-2 बज रहे थे, ये लोग गाड़ी में बैठे हैं। अब वो गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में उन्होंने तिलावत लगाई है। अब वो तिलावत लगाई है, गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी हैवी होते 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 बंद हो गई गाड़ी, क्योंकि उन्होंने तिलावत तेज़ी चलाई, कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही तिलावत वो हुई है, बंद हुई है, उसके बाद उन्हें बाकायदा महसूस हुआ कि गाड़ी भारी होती जा रही है। वो उतरे हैं बड़ी मुश्किल से, धक्का वगैरह लगा के इधर उधर से जो लोग गुजर रहे थे, कभी कोई, क्योंकि उस रोड पे बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत कम फ्लो होता है लोगों का, उनको रोका कि भाई हमारी हेल्प करो, गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई है। बहुत पैनिक में थे सब। गए, पहुँचे कराची। जब वापस पहुँचे, अगले दिन किसी कारी से बात की कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और किसी की तबीयत सही होके नहीं दे रही है। तो कारी साहब ने बोला था जो आप लोगों ने खाना खाया ना वहाँ पे, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसकी हड्डियाँ पहाड़ों में डाल दी, कुत्तों को खिला दी। अपनी झूठी हड्डियाँ। हम लोग फार्म हाउस पे यही बात कर रहे थे कि हम लोग जो कढ़ाई वगैरह बना रहे थे वो हम खा रहे थे। उसने कहा था कि हड्डियाँ जो है ना, इसको सही तरह डिस्पोज करना, पैक करके कहीं सही जगह डस्टबिन वगैरह में, किसी जानवर को कभी भी अपनी झूठी गोश्त की चीज़ या हड्डी मत खिलाना। तो उससे बात स्टार्ट हुई थी कि उनको कारी साहब ने ये बोला था कि आप कभी भी अपना झूठा प्लेट का हाथ लगाया हुआ, मुंह लगाया हुआ किसी भी जानवर को मत खिलाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पहाड़ी इलाके में जानवर कौन है या जानवर की बेस में कौन है। तो ये बात हुई है। तो उसने फिर उसकी एजुकेट कर रहा था हमको कि ये बहुत, आप सोचें इतना बड़ा वाक़या जो इतना डेडली हो सकता था कि उसने अपना सर फाड़ लिया, सिर्फ क्या आपने हड्डियाँ खिलाई जानवर को। हमारे लिए तो ये एक एक वो वाली बात होती है कि यार चलो जानवर है, उसको हम कुछ खिला देते हैं, ठीक है। आपको क्या पता, और ख़ासतौर पे आप पहाड़ी इलाके में हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी डेंजरस स्पीशीज़ पाई जाती है, जिनों की, पहाड़ी और समुद्री इलाकों पे सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं जिन, इतने शहर में नहीं होते। पॉइंट की बात है वैसे कि हाथ लगाया हुआ खाना, हड्डियाँ वगैरह, बिरयानी और ये सब जो होता है, हमें डाल देते हैं हड्डियाँ, फेंक देते हैं भाई बिल्ली खा ले, कुत्ता खा लेगा। आपको पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हड्डी बचा हुआ खाना खिला दो, अरे चिड़ियाँ खा लेंगी, ये सिर्फ यहीं पर है। अच्छा, ये यहीं पर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश लगता है मुझे। हाँ। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहीं कहीं घूम रहा है, बाहर नहीं है। क्या हुआ था, मैं मालदीव्स में था, सोलो था, अकेला ट्रैवल कर रहा था। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि यार जो है ना, मेरा दोस्त है मूवी, जहाँ सब जानते हैं, मूवी ने चीज़ में करेक्ट की थी। तो मैंने क्या किया था कि मालदीव्स में मैं था और मैंने जो थोड़ा चिकन वगैरह, चावल वगैरह बच गए थे। अच्छा, मछलियाँ वाहिद एक ऐसे जो रोटी, चावल, चिकन, हड्डी सब खा लेते हैं, प्लास्टिक और रबड़ के अलावा सब खा लेते हैं। तो पाकिस्तानी थे कुछ हमारे साथ, उन्होंने वो बोटियाँ डालना शुरू की। अच्छा, मैं भी उठा डालने के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा यार खाना बच गया, मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा मछली को डाल दो, मछलियाँ नज़र आ रही थी, वो सारे डालने लगे, मैं खा रहा था तो मैंने भी थोड़ा डाल दिया। जो टूर गाइड था वहाँ पे, जो लोकल था, उसने सबको डांटना शुरू कर दिया, सबको नो दिस इज नॉट अलाउड। तो मैंने बोला यार हम फेंकेंगे, हमारे कौन से ना भाई ज़ाया होगा, गुनाह मिलेगा, बुरी बात है, नो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। अच्छा भाई ठीक है। फिर मूवी ने मुझे करेक्ट करा, मूवी ने बताया कि यार बेसिकली इसमें होता ये है कि ये वाइल्ड है, ये वाइल्ड एक जगह है, रिस्क की जिम्मेदारी ऊपर वाले की। अब वो जैसे हंट करके खाएं, वो जैसे भी खाएं, दैट्स देयर प्रॉब्लम। आज तुमने इनको खाना खिलाया है, ठीक है,
ये कल फिर यहाँ पर आएंगे खाना देखने के लिए, और तुम कल यहाँ पर नहीं होगे। तो जब ये भूखे होंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, फिर ये तुम्हें बद्दुआ देंगे कि हमें खाना डाल के चला गया, तब खाना क्यों नहीं आ रहा। तो ये एक थोड़ा सा साइकिल है। अब ये तो चलो मैंने चावल और हड्डी की बात की है। मैं साउथ अफ्रीका में था, हम लोग एक बहुत बड़ा मसाई मारा में थे, बहुत बड़ा एक, जहाँ नज़र घुमा लो वो आपको जानवर और वो रेगिस्तान और सवाना टाइप चीज़ें नज़र आ रही। नेशनल पार्क, अम्बोसली नेशनल पार्क में तो लोग जो है ना बन खा रहे थे, बन और कुकम्बर्स खा रहे थे। सही। तो जो बन का चूरा जो नहीं, वो क्रम्स जो होते हैं बच जाते हैं, वो दरख्त के कोने पे इतने बड़े बड़े चूंटे थे। अच्छा। वहाँ पे ना एंट हिल्स बने हुए होते हैं, वो चूंटियों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, बहुत बड़ा बड़ा, जहाँ तक आप 1000 गज की चूंटियों की कॉलोनी बनी हुई है, ये वाला सीन। तो किसी ने क्या किया, वो उठा के दरख्त के किनारे पर छोटा सा एक पाइल बना दिया क्रम्स का। आप यकीन करोगे, जो वहाँ पे जो वहाँ जो रेंजर्स थे ना, मसाई मारा जो एनिमल रेंजर्स होते हैं, जो टेक केयर करने वाले होते हैं, उन्होंने आगे डालना शुरू किया, तुम लोगों ने क्या गंद मचाई है। बोला भाई ये छोटे छोटे क्रम्स और चींटियाँ भी आ रही है, लेके जा रही है, देखो। तो नहीं, दिस इज वाइल्ड। आपका कोई हक नहीं बनता इस चीज को मैनिपुलेट करने का। नेचुरल को नेचुरल ही रखो। हाँ समझ गया, सही है। बिकॉज नेचुरल हैबिटेट इसलिए क्रिएट नहीं हुआ कि ह्यूमंस आके बीच में इंटरफेयर करके खाना दें या कुछ दें, उनका एक अपना साइकिल है उनका। अब मैं आपको एक मजेदार चीज एक और बताता हूँ। मोहल्ले में कुत्ते कितने होते हैं, गली में, हर गली में ना कुत्तों का एक पैक बना हुआ होता है। ये क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये आते हैं मुझ जैसे, आप जैसे, आप जैसे लोगों की वजह से। वाई? पिज्जा खाया, क्रस्ट बच गया, डब्बे में डाला, फेंक दिया। रोटी बची, पुरानी रोटी फेंक दी। तो जो ये बचा हुआ कचरा खाना होता है ना, ये खाते हैं, और ये खा के इनका काम है खाना खाना, बच्चे पैदा करना। जब इनकी आबादी बढ़ती है, जब भी रोड सड़कों टायर के नीचे आते हैं। अब हाल ये होता है कि भाई या तो उनको जहर दे के मार दो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। अब सवाल ये ख़त्म कैसे करें भाई, आप कचरा करना कम कर दो, आप कचरा फेंकना कम कर दोगे, हड्डियाँ, पिज्ज़ा, क्रस्ट और ये चीज़ें, रोटियां डालना बंद कर दोगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, ये आपके मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले चले जाएंगे। अब जहाँ दूसरे मोहल्ले गए, उनको भी ये करना चाहिए कि जी नहीं, खाना नहीं है। तो शहर से उनकी फीड ख़त्म कर दो। सही। अब ये नहीं कह रहा वो बच जाता है, किसी का रिस्क पेट भरा, नहीं भाई, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, रिस्क की जिम्मेदारी उसकी है। आपको पता है यहाँ पे कराची में एक डॉग आइलैंड भी है। अच्छा। क्या? कराची में एक जगह है डॉग आइलैंड, को आई थिंक बंडल आइलैंड करके है, उसके पास ही जगह डॉग आइलैंड। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे कुत्ते ही कुत्ते हैं। अब वो मछलियाँ भी खाते हैं। एक टाइम पे बहुत साल पहले आया था कि कुत्तों में बीमारी फैलना शुरू थी, रेबीज़ फैलना शुरू हुई थी, जब वैक्सीन नहीं होती थी। तो जितने भी लोग थे उन्होंने सबने अपने जाके कुत्ते उस आइलैंड पे छोड़ दिए थे। अब वहाँ ब्रीड करते रहे। तो ये भी एक कहानी है। खैर, चैप्टर मैंने कहीं और घुमा दिया, लेकिन बताने का मकसद ये कि यस, अपनी बची हुई हड्डियाँ, खाना ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इन ख़ास तौर पर रात में जब आप खाना खाएं, बर्तन सिंक में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उससे बेबरकती भी होती है एंड दूसरी एंटिटी आती हैं वो खाने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो खुली हड्डियां छोड़ देते हैं, किचन में रखी हुई होती हैं, वो सब बिखरी हुई होती हैं। नहीं, उनको हमेशा समेट के रखें। जो हड्डियां खा के बस वो प्लेट में सजी हुई होती है ना, बहुत सारे घरों में देखा है मैंने। तो ये नहीं होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट का कब्रिस्तान। एयरपोर्ट का कब्रिस्तान, यहाँ क्या हुआ था? जब अभी पॉडकास्ट के लिए मैं बैठा हुआ था तो मैं सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा था लफ्ज़ों में। तो जो सबसे ज़्यादा जो मैं वाक़या भूलने की कोशिश करता ना, वो ये वाला है। अच्छा, ये बहुत क्या सीन हुआ था? बहुत काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस चीज़ से बाहर आने में। वो ये हुआ था कि मेरे अंदर एक ये थी आदत, अभी भी है, कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना मोस्टली, जो उस टाइम पे तो होता ये था कि वो सब एयरपोर्ट की तरफ रहते थे। ठीक है। मलिर हाल्ट की तरफ, प्रिंटिंग प्रेस वाली लाइन में, सिग्नल के आसपास, तो रेलवे कॉलोनी की तरफ वहाँ पे रहते थे। तो मेरा आना जाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो एक कब्रिस्तान है बिल्कुल सिग्नल के पास, एयरपोर्ट वाला कब्रिस्तान है।
तो वहाँ पे मैं जब भी उस सिग्नल से गुज़रता था तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि जब कब्रिस्तान जाना होता है ना तो कोई भी रैंडम कब्रिस्तान ले लेता हूँ वीक में, महीने में, और मैं उधर चला जाता हूँ और जाके किसी भी कब्र पे जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, पानी नहीं मिल रहा, फूल नहीं डाल रहा, तो मैं जाके एक ये रैंडम चला जाता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस एरिया में मैं भी हूँ। कभी दिल करता है तो चला जाता हूँ और फातिहा पढ़ के आ जाता हूँ। ये है मेरा। अब क्योंकि मैं कब्रिस्तान के उधर वहाँ पे ज़्यादा आना जाना हो रहा था तो वो मुझे कब्रिस्तान कंपेल करता था कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं जब भी वहाँ से गुजरता था मेरा दिल करता था कि मैं अंदर जाऊँ बिला वजह। हालांकि मेरा ये सिर्फ एक मंथली का 1 दफ़ा 2 दफ़ा हो गया, लेकिन मैं जब भी, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा जा रहा था उधर काम से, तो मैं जब भी वहाँ से गुजरूँ ऐसा लगता था कि मुझे बाइक रोक के अंदर जाना चाहिए ज़रूर। पता नहीं एक इंस्टिंक्ट होती है कि यार चले जाते हैं। तो मैंने एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के पास से निकला, मैं अपने रास्ते जा रहा था, फिर वो लाइन से वो गुलाब वगैरह लेके बैठे हुए थे। उस दिन मुझे गुलाब की स्मेल बहुत ज़्यादा आई, पता नहीं क्यों आई। मैंने कहा यार चलो ले लेते हैं, शायद मतलब हो सकता है कि इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा है, चला जाता हूँ। बाइक रोकी तो कपड़े वगैरह सब सही थे, हर चीज़ सही था। मैंने कहा यार वो गुलाब दे दें, जाना है। अच्छा किसके पास जाना है? मैंने नहीं मैं करता रहता हूँ। तो कह रहा अच्छा 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 सही है ठीक है। तो बोले अगर पानी वानी देना हो तो बताना, पानी वानी भी वो है, सहूलत है। वो बंदा बाहर बैठा हुआ था, एक ही बंदा था। तो मैंने गुलाब वगैरह लिए, पानी लिया, एक बॉटल ली और मैं चला गया अंदर। अब उस दिन पता नहीं क्यों कब्रिस्तान में अंधेरा था, और वो अक्सर वहाँ पे अंधेरा ही होता है, कोई एक बल्ब जल रहा होगा, 2 बल्ब जल रहे होंगे, बस आगे अंधेरा होता है कॉर्नर की साइड पे। अच्छा उस दिन जब मैं कब्रिस्तान में एंटर हुआ हूँ तो पता नहीं क्यों मैं कब्र ढूंढता हूँ कि यार जिस कब्र पे ज़्यादा वीरानियत हो, जिस पे दिल आ जाए, वो जो है मैं फूल वो करके फातिहा पढ़ के आ जाता हूँ। अब मैं चलता जा रहा हूँ कब्रिस्तान में, जा रहा हूँ, पता नहीं अब मैं एक वक्त में मैं भूल ही गया कि शायद मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो मैंने एक खातून को देखा कि वो वहाँ खड़ी हुई है कब्रिस्तान के अंदर। रात के 11:30 बज रहे थे, 11 या 11:30 होते, लेट हो रहा था, रात 9-10 बजे के बाद ही था। एक खातून खड़ी हुई है, वो मुझे बोलती हैं कि बेटा आप कब से यहाँ पे हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो? और उनका फासला मुझसे इतना था कि बस थोड़ा सा, कोई 6 फीट का फासला था। तो वो उस तरफ उस वाली लाइन में खड़ी हुई थी कब्रिस्तान के। तो मैंने कहा नहीं आंटी, वो असल में मैं थोड़ा मैं होश में आया, मैंने कहा मैं असल में कब्र ढूंढ रहा हूँ और बस मुझे फूल डालना है। वो बेटा एक कब्र है उधर, कोई नहीं जाता है, ये है, आप वहाँ आ जाओ, वहाँ मेरे साथ आ जाओ, वहाँ वो कर दो। पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे गया हूँ। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, सही है। मुझे वो फील हुआ कि वो एक टिपिकल पाकिस्तानी आंटी हैं, वो होंगी, हो सकता है उनका कोई हो। और ये कितने बजे का वाक़या है? रात 11 साढ़े 11 बजे। इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं क्यों मैं उस औरत के पीछे गया। वो टिपिकल पाकिस्तानी खातून, वो कद घाट से भी पता चल जाता है कि वो, और उनकी आवाज़ ऐसी थी। मैंने चलो सही है, कोई होंगी खातून यहाँ पे आई हुई है, हो सकता है उनका कोई जानने वाला हो। अब मैं गया हूँ कब्रिस्तान के उस दूसरे कोने में, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है वो, काफ़ी मतलब कोई 3-4 मिनट में चला हूँगा। और तो मैं चला हूँ, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है किसी, मतलब मुझे लगा कि पीछे और लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा यार मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, या कोई है नहीं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं आगे आया हूँ तो मैं आगे एक ऐसे स्पॉट पे खड़ा हूँ, आंटी नहीं है वहाँ पे, आंटी नहीं है वहाँ पे एक कब्र है। वो कब्र आधी टूटी हुई है और यूं ढसी हुई है अंदर, वो कब्र ढसी हुई है। मैंने कहा शायद ये वही कब्र होगी, लेकिन आंटी किधर है? तो उसी कब्र के बिल्कुल बराबर में एक इतना बड़ा स्पेस था, सैंड बॉक्स टाइप बड़ा सा स्पेस था, उसके अंदर हड्डियाँ, उसके अंदर गर्दो गलाजत, पता नहीं क्या क्या। मैंने ज़्यादा पिक्चर नहीं किया कि क्या क्या था, बस मुझे हड्डी नज़र आ रही थी, मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ और पता नहीं कौन सी हड्डियाँ नज़र आ रही थी। मैंने पहले भी कब्रिस्तान में हड्डियाँ देखी हैं। एक फोटोग्राफी सेशन के लिए गोरा कब्रिस्तान में मैं गया था, तो वहाँ पर भी मुझे हड्डियाँ और जानवरों के ढांचे दिखे हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो ये वही चीज़ होगी। तो अब हुआ ये कि उस कब्र का ऐसा था कि वो कब्र एक तो
ऑलरेडी आड़ी ढसी हुई थी। अब मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि मैं गुलाब तो निकालूं। अब मैं गुलाब के बारे में सोच रहा हूँ तो गुलाब की इतनी तेज़ स्मेल कि आपको आपका सर चकरा जाए, इतनी तेज़ स्मेल। एक तो जैसे परफ्यूम की तेज़ स्मेल नहीं होती, जब आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, वो बिल्कुल तेज़ स्मेल। तो वो थोड़ी देर के लिए मेरा जो जहन था वो एक मौफ बिल्कुल जहन में सुन सा, वहाँ पे मैं स्टिल खड़ा हूँ उस कब्र के बिल्कुल सामने, मैं स्टिल खड़ा हूँ। और ये स्टिल खड़ा होने वाली बात ये पता चलेगी मुझे कैसे पता चला कि मैं होश में, मैंने अपने आप को कैसे देखा। वो ये हुआ कि मैं स्टिल हूँ बिल्कुल, और मुझे थोड़ी देर मतलब कुछ 1 मिनट के बाद आवाज़ आना शुरू होगी तेज़ चीखने की। तो मैंने उस स्पेस में जब अपने लेफ़्ट साइड पे देखा है तो एक औरत थी, वो लटकी हुई थी फांसी के स्टाइल में, वो लटकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ऊपर क्या है, बस ऊपर दरख्त था, कोई मतलब एक तरह से प्लांट था, दरख्त हाँ, से लटकी हुई। वो लटकी हुई थी। और वो एक जैसे वो लटकी और वो स्विंग कर रही है ऐसे यूँ, यहाँ पे उसका हुआ है रस्सी यहाँ से यहाँ तक, और वो स्विंग कर रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। और बाल उसके चीख रही थी, होश में जिंदा थी, चीख रही थी वो, और चीख के वो कुछ कह रही थी, कुछ ऐसे कुछ अल्फाज कह रही थी, सल पता नहीं, सलतुन सालतुन पता नहीं, कुछ था, लेकिन वो अरबी थी, सही अरबी थी। इस लफ्ज़ के बारे में मैं भी आऊँगा। तो वो मुझे पहले इधर से आवाज़ आनी शुरू हुई तेज़ चीखने की, मतलब वो चीख थोड़े फासले से रही थी, लेकिन मुझे कान में ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे यहाँ पे कोई चीख के बोल रहा है, दर्द हो रहा था कान में मुझे। और मैं इस स्टेट में चला गया था जैसे आप स्लीप पैरालिसिस में चले जाते हो कि आपकी बॉडी मूव नहीं हो पा रही होती, आप फ्रीज हुए होते हो। तो मैं देख रहा हूँ वो, अच्छा, उसके बाल ऐसे थे कि उसके बाल ऐसे सामने से नहीं गिर रहे थे, उसके बाल चौड़ाई में इस तरह से और ऐसे गिर रहे थे, उसके पूरे जिस्म पे बाल गिर रहे थे। और वो स्विंग कर रही थी तो ज़्यादातर बाल आपको नज़र आ रहे थे, वो बहुत बहुत अजीब, मतलब आपको। और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मैं उस स्पेस में आके खड़ा हो जाऊं जहाँ हड्डियाँ हैं, मैं उस स्पेस में आ जाऊं किसी तरीके से। सही है, मेरी बॉडी इतनी वजनी हो गई और मेरे जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में, कोहनियों में, इधर उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया, इतना कि मेरा जिस्म अकड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे पानी पड़ा मुंह पे शदीद तेज़ी से। वो वही बंदा था जो मुझे कब्रिस्तान के बाहर मिला था, जिसको मैंने बताया था कि मैं एक रैंडम कब्र पे जा रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि वो उस्ताद यहाँ से चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? सही है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, आप पूरे कब्रिस्तान में मंडला रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरी हालत ऐसी थी, मुझसे बात नहीं हो रही थी। उसने मुझे पकड़ा है और मुझे घसीटता हुआ लेके गया, उसने बिठाया है, उसने नमक लिया, नमक उसने फ़ौरन, उसके बाद बरनी थी नमक की, पता नहीं क्यों थी, उसने नमक लिया और नमक का छिड़काव मेरे ऊपर किया, नमक फेंका उसने मेरे ऊपर। सही है। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया और ये सारी चीज़ें आई तो उसने बोला कि भाई कब्रिस्तान में इतना अंदर नहीं जाओ, क्यों जा रहे हो, रात का ये टाइम हो रहा है, मना तो समझाया नहीं किसी ने। मैंने उससे कुछ नहीं बताया कि मुझे कोई खातून मिली क्या, वो मुझे ऐसा लगा कि उसे पता है। सही है। अगले दिन मुझे तो मैं घर पे ये सारी चीज़ें नहीं बताता क्योंकि अम्मी जो है वो ऑलरेडी, तो बुखार हुआ, नॉर्मल बीमार हुआ, अगले दिन जो है फिर अपना मैंने रेस्ट किया। कुछ 2-4 दिन बाद जाके ना फिर मैं गया। वो इसलिए कि मेरे जिस्म से नमक ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं कोई भी शर्ट पहन रहा था, थोड़ी देर बाद वो वाइट हो जाती थी, या वो बहुत ज़्यादा जो है ना पसीना आना बहुत ज़्यादा। वो मैंने फिर उससे जाके पूछा, मैंने कहा यार एक तो मुझे ये बताओ कि ये नमक का क्या है, नमक का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं खुद नमक पहली बार सुन रहा हूँ। तो उसने मुझे ये बताया कि जिन्नात 2 चीज़ों से भागते हैं। सही है। उसने कहा एक नमक और एक आयरन। सही है। आयरन का मेरे फ़ौरन से दिमाग में आया कि हाँ, जो शू होते हैं, हॉर्स शू जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। तो वो जो क्रिश्चियंस होते हैं, वो सारे लोग होते हैं, वो अपने घरों के बाहर ये इस तरह की चीज़ें लगाते हैं कि जिन दूर रहे, या अगर उनको मारा जाता है तो उसी हज़रत सुलेमान के पास भी जो चेन थी वो आयरन की थी, तो उससे वो जिनों को उसमें रखते थे। तो फिर मुझे याद है, तो बोल रहे हैं एक चीज़ होती है नमक
फिर मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च की तो पता चला नमक पोर्टल क्लोज करते हैं, जिनों के पोर्टल आने जाने का रास्ता क्लोज करते हैं जिस जगह पे वो होते हैं। अगर आप नमक का छिड़काव कर दो, पता ये चला कि जापानीज चाइनीज अगर उन्हें कोई जगह प्योरीफाई करनी होती है तो वो नमक छिड़कते हैं उस जगह पे, चूने में मिक्स करके। किसी ग्राउंड को प्योरीफाई करना होता है तो उधर पहले नमक का छिड़काव होता है, तो इसलिए उसने मेरे ऊपर नमक फेंका था। अब पता नहीं क्यों, उसको कहाँ से नॉलेज है, क्या है, कब्रिस्तान में कितने सालों से है मुझे नहीं पता। तो ये है। और दूसरा वर्ड क्या था? वर्ड का मतलब जो मैंने निकाला था ना, जो मैंने डिपिक्शन निकाली थी जिन्नात के लैंग्वेज में, वो था कि ओबे, मतलब जो बात सुनो मेरी, मतलब मेरे ताबे हो और ये हो, तो उसका ये था। तो उसको वर्ड मैंने बताया था, अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये वाक़या खुद रिकॉल किया बैठ के मैंने, क्योंकि बिल्कुल अपने जहन से इसको निकालना था। तो फिर उसने वो बोला कि ये अरबी का वर्ड है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। घर जाके गूगल वगैरह किया तो पता चला कि इसका मतलब ये है। जॉइंट्स के बारे में मैंने पता किया तो ये पता चला कि जिन्नात अगर आप पे हावी हो रहे होते हैं तो उनका एंट्री पॉइंट आपके जॉइंट से होता है। आपके जॉइंट्स, घुटने, उंगलियों के जितने भी जॉइंट्स हैं, यहाँ से जिन्नात एंट्री लेते हैं और यहीं से एग्जिट होता है। तभी आप मोस्टली फिल्मों में ये देखेंगे कि जो हाथ का क्रैक होना या घुटना मुड़ जाता है, आपके जॉइंट्स ट्विस्ट हो जाते हैं, गर्दन ट्विस्ट हो जाती है, ये ट्विस्ट हो जाता है, ये जिन्नात का सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड एरिया होता है, इसी के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। और मेरे ख्याल से जब उतार झाड़ फूक वाले भी जो होते हैं ना, तो वो भी आपकी छोटी उंगली पकड़ के, जॉइंट पकड़ के ही जो है ना वो एंट्री और एग्जिट होता है उनका। अब या तो वो आपकी एंट्री करवाते हैं कि एक पाथवे होता है, लेकिन ये है कि जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस ट्रैवलिंग में, पोजेशन में। ये फिर क्योंकि फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस को मैंने बचपन से लेके आज तक रिसर्च किया, ये सारी चीज़ें मैं जाने नहीं देता ऐसी। क्यों? क्योंकि फिर बाद में मुझे प्रिकॉशन लेनी होती है इन चीज़ों की कि भाई अब ये है तो अब ये करना है। हाँ, तो ये बहुत ऐसा वाक़या था कि बिल्कुल, और मुझे बहुत अरसे तक दर्द रहा है उन जगहों पे। ये बहुत प्रॉब्लम रही है। तो ये है कि कभी भी ऐसी कोई कब्रिस्तान में स्पॉट्स होते हैं कोने में, और हर कब्रिस्तान में आपको मिलेंगे, अनटिल अनलेस वो बहुत मेंटेन्ड आर्मी का कब्रिस्तान है, कुछ है। बट वैसे जो नॉर्मल कब्रिस्तान है, अगर वो बहुत बड़ा है तो उसके कॉर्नर से और गैर लोगों से मिलना बिल्कुल जो है ना उसका ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं पता नहीं क्यों, अक्सर हिप्नोटिज्म भी होता है कि चलो मेरे साथ चलो, तो वो आंटी की आवाज़ भी ऐसी थी कि वो उन्होंने कहा कि चलो बेटा, वो एक मासूमियत सी आवाज़ थी कि यार हो सकता है इनका कोई लव्ड वन हो, कुछ हो, बेचारे को कोई पानी वानी नहीं होता हो, कुछ ऐसी आवाज़ थी। चला गया, मैंने कहा यार आंटी का भी कुछ हो जाएगा, हो सकता है। अब जहन में बहुत सारे इस तरह के सिंपैथी वाले ख्याल आने शुरू हो जाते, तो आप इसी उसमें कंट्रोल में चले जाते हो। तो ये था, तो वो बेसिकली एक फेल्ड अटेम्प्ट था पोजेशन का। अब हो सकता है वो जो मैंने उसको बोला हो शुरू में, जो पानी डालने वाला होता है कब्रिस्तान में, जो सब देखभाल कर रहा होता है, अच्छा हुआ पता नहीं किस्मत से, शायद मैंने उसको, कभी मैं बताता नहीं हूँ, मैं रैंडम चला जाता हूँ, किसी से मिलता भी नहीं, उसको मैंने बता दिया यार मैं आता रहता हूँ, मैं इस तरह जाता हूँ, हो सकता है वो मेरे पीछे आ रहा हो सकता है वो मुझे वॉच कर रहा हो। बस उसने मुझे बचा लिया था उस दिन। उसके बाद से फिर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच बासित। थैंक यू। आपने कहानियाँ सुनाई, रियल स्टोरीज सुनाई, बड़ी खुशी हुई। दोस्तों तुम बताओ कमेंट में कि तुम्हें बासित की जो बातें हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तुम क्या समझते हो कि ये लोहे वाली बात और या नमक वाली बात मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। लोहे वाली बात मुझे पता थी, नमक वाली बात मुझे नहीं पता थी। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है सो कमेंट करके बताएं, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नंबर 1, नंबर 2 चैनल को सब्सक्राइब करो। इस साल तक जो है ना आई वांट कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।